फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल बे ऑन साइंस। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं अध्याय 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास। फ्रेंड्स, इसमें हम लोगों ने जो पाठ में प्रश्न दिए हुए हैं तथा ये सब जो टॉपिक दिए हुए हैं फ्रेंड्स, हम लोगों ने इस सब को डिस्कशन किया है पिछले वीडियो में। और जितने भी प्रश्न आते गए हैं फ्रेंड्स, उन लोगों को भी डिस्कशन कर लिया है फ्रेंड्स। ये भी एक दृष्टांत तो जो था, मतलब एक कहानी के रूप में था, हम लोगों ने इसको भी कर लिया है फ्रेंड्स। आज हम लोग करेंगे फ्रेंड्स चैप्टर जाति उद्भव के बाद जो हमारा पॉइंट आता है उसको आज हम लोग करेंगे फ्रेंड्स। देखे हैं विकास एवं वर्गीकरण हम लोग यहाँ पे शुरू कर चुके थे। और फ्रेंड्स इसमें हम लोग विकासीय संबंध खोजना, यहाँ ये जो पॉइंट है यहाँ से हम लोग करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग शुरू करते हैं विकासीय संबंध खोजना। पिछले वीडियो में इसका पॉइंट में आधा ही रह गया था, तो ये पॉइंट को हम लोग शुरू से कवर करते हुए चलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, देख दिया हुआ है, जब हम विकासीय संबंध को जानने का प्रयास करते हैं तो हम समान अभिलक्षणों की पहचान किस प्रकार करते हैं। विभिन्न जीवों में यह अभिलक्षण समान होंगे क्योंकि वे समजात जनक वंशानुगत हुए। उदाहरण के तौर पर इस वास्तविकता को ही लेते हैं कि पक्षी और सरीसृप एवं जल स्थल चर एम्फीबियंस की भांति स्तनधारियों के 4 पाद यानी कि पैर होते हैं, जैसा कि चित्र 9.8 में दिखाया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चित्र दिया हुआ है 9.8। देखिए, ये यहाँ पे एक मेढक का है, ये छिपकली का है और पक्षी और मानव का दिया हुआ है, जिसमें कि मेढक हो गया एम्फीबियंस, जल चर हो गया, स्थल चर हो गया, और ये स्थल और जल दोनों में चलेगा। छिपकली हो गया फ्रेंड्स, ये एक सरीसृप श्रेणी से आता है। ये हो गया पक्षी, और ये मानव स्तनधारी हो गया। इनके समजात अंक में काफ़ी विभिन्नताएं मिलती है। इस तरह से फ्रेंड्स अनुमान लगाया जा सकता है कि जो प्राणी हैं या जितने भी जीव हैं उन सभी का वंशानुगत क्रमिक विकास हुआ है। 4 पाद यानी कि पैर होते हैं फ्रेंड्स। हम लोग भी देखें तो हम लोग का 2 पैर पीछे है और 2 हाथ है। तो पहले का जो आदि मानव था वो 4 पैरों से चलता था। मानव का भी विकास धीरे धीरे हुआ है। आगे दिया गया है फ्रेंड्स, देखिए सभी में पादों की आधारभूत संरचना एक समान है, यद्यपि विभिन्न कशेरुकों में विभिन्न कार्य करने के लिए इनमें जो है रूपांतरण हुआ है, तथापि पाद की आधारभूत संरचना एक समान है। ऐसे समजात अभिलक्षण से विभिन्न दिखाई देने वाले विभिन्न स्पीशीज के बीच विकासीय संबंध की पहचान करने में सहायता मिली है। आगे दिया हुआ फ्रेंड्स, देखिए चित्र समरूप अंग है। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख हैं जो कि समरूप अंग है, बहुत हद तक मिलते जुलते हैं। ये चमगादड़ है और ये पक्षी का पंख है, परंतु किसी अंग का आकृति में समानताएं होने का एकमात्र कारण समान उभयनिष्ठ पूर्वज परंपरा नहीं है। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख चित्र 9.9 के विषय में आपके क्या विचार हैं? पक्षी एवं चमगादड़ के पंख होते हैं परंतु गिलहरी एवं छिपकली के नहीं। तो क्या पक्षी एवं चमगादड़ों के बीच संबंध गिलहरी अथवा छिपकली के अपेक्षा अधिक घनिष्ठ है? इससे पहले कि हम कोई निष्कर्ष निकालें, हमें पक्षी एवं चमगादड़ के आँखों को और बारीक से देखना होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ और बारीक से देखना होगा। तो यहाँ जब हम ऐसा करते हैं तो हमें पता चलता है कि चमगादड़ के पंख मुख्यतः उसकी दीर्घता अंगुली के मध्य की त्वचा के फैलने से बना है, परंतु पक्षी के पंख उसकी पूर्ण अग्रबाहु की
त्वचा के फैलाव से बनता है जो परों को ढकी रहती है। अतः दोनों के पंख अभिकल्प उनकी संरचना एवं संगठनों में बहुत अंतर है। वे एक जैसे दिखाई देते हैं क्योंकि वे उड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं, परंतु सभी की उत्पत्ति पूर्णतः समान नहीं है। इस कारण यह उन्हें समरूप अभिलक्षण बताता है, न कि समजात अभिलक्षण। अब यह विचार करना रोचक होगा कि पक्षी के अग्रपाद एवं चमगादड़ के अग्रपाद को समजात माना जाए अथवा समरूप। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स जीवाश्म। देखिए इसमें दिया हुआ है अंगों की संरचना केवल वर्तमान स्पीसीज पर ही नहीं की जा सकती वरन उन स्पीसीज पर भी की जा सकती है जो अब जीवित नहीं है। हम कैसे जान पाते हैं कि ये विलुप्त स्पीसीज कभी अस्तित्व में थी, मतलब हम लोग कैसे जानते हैं? यह हम जीवाश्म द्वारा ही जान पाते हैं। देखिए चित्र 9.10। जीवाश्म क्या है? जीवाश्म जो है फ्रेंड्स सामान्यतः जीव की मृत्यु के बाद उसके शरीर का अपघटन हो जाता है तथा वह समाप्त हो जाता है, परंतु कभी कभी जीव अथवा उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिनके कारण इनका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई मृत कीट गर्म पानी में सूखकर कठोर हो जाए तथा उसमें कीट के शरीर की छाप सुरक्षित रह जाए, जीव के इस प्रकार के परिरक्षित अवशेष जो है फ्रेंड्स जीवाश्म कहलाते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ 9.10 में जीवाश्म के कुछ उदाहरण दिए हैं। जीवाश्म पेड़ का तना यहाँ पर है। जीवाश्म अकशेरुकी आमोनाइट। जीवाश्म यहाँ है अकशेरुकी ट्राइलोबाइट। और यहाँ मछली नाइट्रिया है। और ये डायनासोर कपाल है राजा सौरस का। देखिए विभिन्न प्रकार के जीवाश्म विभिन्न अभिभाव तथा परिरक्षित विस्तृत अवस्थाओं को देखिए। डायनासोर का कपाल जीवाश्म जो दिखाया गया है कुछ वर्ष पूर्व नर्मदा घाटी में पाया गया था। आगे है फ्रेंड्स देखिए हम यह कैसे जान पाते हैं कि जीवाश्म कितने पुराने हैं। इस बात के आकलन दो घटक हैं। एक है सापेक्ष। यदि हम किसी स्थान की खुदाई करते हैं और एक गहराई तक खोदने के बाद हमें जीवाश्म मिलने प्रारंभ हो जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में यह सोचना तर्क संगत है कि पृथ्वी की सतह के निकट वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए गए जीवाश्मों की अपेक्षा अधिक नए हैं। दूसरी विधि है फॉसिल डेटिंग, जिसमें जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का अनुपात के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है। यह जानना रोचक होगा कि यह विधि किस प्रकार कार्य करती है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें दिया हुआ है जीवाश्म एक के बाद एक परत कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ आइए 10 करोड़ यानी कि 100 मिलियन वर्ष पहले से प्रारंभ करते हैं। समुद्र तल पर कुछ अकशेरुकी जीवों की मृत्यु हो जाती है तथा वे रेत में दब जाते हैं। धीरे धीरे और अधिक रेत एकत्र होती जाती है तथा अधिक दाब के कारण चट्टान बन जाती है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स एक कशेरुकी है, वो धीरे धीरे यहाँ पे दिखाया गया है फिगर के माध्यम से दब जाता है और वहाँ पे चट्टान का निर्माण धीरे धीरे हो जाता है। देखिए फिर आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स कुछ मिलियन वर्षों के बाद क्षेत्र में रहने वाले डायनासोरस मर जाते तथा उनके शरीर भी मिट्टी में दब जाती है। यह मिट्टी भी दबकर चट्टान बन जाती है जो पहले अकशेरुकीय जीवाश्म वाली चट्टान के ऊपर बनती है। उसके बाद है फ्रेंड्स देखिए फिर इसके कुछ मिलियन
वर्षों बाद इस क्षेत्र में घोड़े के समान कुछ जीवों के जीवाश्म चट्टानों में दब जाते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, फिर दिखाया गया है। इसके काफी समय उपरांत मृदा अपरदन, मान लीजिए जल प्रवाह के कारण कुछ चट्टानें फट जाती है तथा घोड़े के समान जीवाश्म प्रकट होते हैं। जैसे जैसे हम गहरी खुदाई करते जाते हैं वैसे वैसे पुराने जीवाश्म प्राप्त होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक परत बनता जाएगा। पहला तो देखिए यहाँ पे ये एक परत था, फिर दूसरा परत में यहाँ पे डायनासोर दब गया, तीसरा परत में घोड़े जैसा जीव दबा, और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ जब तक अपघटित होकर इसका जीवाश्म बन चुका था। और इसी तरह से अगर खुदाई करेंगे तो सबसे पहले हम लोग को घोड़ा वाला जीवाश्म मिलेगा, जो कि अंदर वाले जीवाश्म से काफ़ी नया होगा। इसी तरह से नीचे वाला जितना जीवाश्म मिलेगा वो उतना पुराना होगा। यही समझाने का, देखिए वैसे वैसे पुराने जीवाश्म प्राप्त होंगे, यही पिक्चर के माध्यम से समझाया गया है। आगे है फ्रेंड्स, देखिए विकास के चरण। यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ प्रश्न उठता है कि यदि जटिल अंग, उदाहरण के लिए आँख का चयन की उपयोगिता के आधार पर होता है तो वे डीएनए में मात्र एक परिवर्तन द्वारा किस प्रकार संभव है। निश्चित रूप से ऐसे जटिल अंगों का विकास क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में हुआ होगा, परंतु जीव के परिवर्तन किस प्रकार चयनित होते हैं, इसके लिए अनेक संभावित स्पष्टीकरण हैं। एक बीच का चरण 9.11, यहाँ फ्रेंड्स, जैसे अल्प वर्धित आँख किसी सीमा तक उपयोगी हो सकती है। यह योग्यता को लाभ के लिए पर्याप्त हो सकता है। वास्तव में पंख की तरह आँख भी एक व्यापक अनुकूलन है। यह कीटों में पाई जाती है, उसी प्रकार ऑक्टोपस तथा कशेरुकी में भी, तथा आँख की संरचना इन सभी जीवों में भिन्न है, जिसका मुख्य कारण अलग अलग विकासीय उत्पत्ति है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, चित्र 9.11 में दिया हुआ है। प्लेनेरिया नामक के चपटे कृमि अति सरल आँखों होती है। वे वास्तव में नेत्र बिंदु हैं जो प्रकाश को पहचान सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स दिखाया गया है। आगे देखते हैं। साथ ही एक परिवर्तन जो एक गुण के लिए उपयोगी है, कालांतर में किसी अन्य कार्य के लिए भी उपयोगी हो सकता है। उदाहरण के लिए पर जो संभवतः ठंडे मौसम में ऊष्मारोहण के लिए विकसित हुए थे, कालांतर में उड़ने के लिए भी उपयोगी हो गए। वास्तव में कुछ उड़ने में समर्थ नहीं थे, बाद में संभवतः पक्षियों ने परों को उड़ने के लिए अपनाया। डायनासोर सरीसृप ने अंततः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पक्षी बहुत निकटता से सरीसृप से संबंधित हैं। यहाँ उल्लेख करना रोचक होगा कि बहुत अधिक दिखने वाली संरचनाएं एक समान परिकल्प से विकसित हो सकती है। यह सत्य है कि जीवाश्म में अंगों की संरचना का विवेचन हमें यह अनुमान लगाने में सहायक हो सकता है कि विकासीय संबंध कितना पीछे जा सकता है। क्या इस प्रक्रम के उदाहरण हैं? जंगली गोभी इसका एक अच्छा उदाहरण है। 2000 वर्ष पूर्व से मनुष्य जंगली गोभी को एक खाद्य के पौधे के रूप में उगाता था। तब उसने चयन द्वारा इसके विभिन्न सब्जियां विकसित की, जो कि चित्र 9.13 में है। परंतु यह एक प्राकृतिक वरण न होकर कृत्रिम चयन है। कुछ किसान इनकी पत्तियों के बीच की दूरी को कम करना चाहते थे, जिससे पत्तगोभी का विकास हुआ, जिसे हम खाते हैं। कुछ किसान इन्हें पुष्पों की वृद्धि को रोकना चाहते थे, अतः ब्रोकली विकसित हुई, अथवा बंद पुष्पों से फूलगोभी विकसित हुई। कुछ ने फूले हुए भाग का चयन किया, अतः गांठ गोभी विकसित हुई। कुछ ने केवल चौड़ी पत्तियों को ही पसंद किया तथा केल नाम की सब्जी विकसित किया। मनुष्य ने स्वयं ऐसा नहीं किया होता तो क्या हम कभी सोच सकते थे कि उपरोक्त सभी समान जनक से विकसित हुई है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे
गाठ, ये जंगली गोभी है। इससे फ्रेंड्स इतना तरह की सब्जियों का विकास किया गया है। ये केल, गाठ गोभी, फूल गोभी, ये ब्रोकली है और ये पत्ता गोभी है। और ये जो है फ्रेंड्स लाल गोभी है। जंगली गोभी का यहाँ पे विकास दिखाया गया है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए जो है चित्र 9.12 यहाँ पे फ्रेंड्स दिखाया गया है। देखिए यह डायनासोरस परिवार का एक छोटा डायनासोरस है। डायनासोरस की इस अस्थियों के साथ पैरों की छाप भी परिरक्षित हो गई थी। यहाँ हम अग्रबाहु पर स्थित पैरों की छाप देख सकते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है फ्रेंड्स। इसमें दिखाया गया है जीवाश्म के शीर्ष पैरों का निकट चित्र। यह डायनोसरस उड़ने में असमर्थ थे। यह संभव है पैरों के विकास का उड़ने से कोई संबंध न रहा हो। यहाँ पे डायनोसरस और पैरों का विकास दिखाया गया है फ्रेंड्स। हम लोग चित्र 9.13 देख चुके हैं, जंगली गोभी का विकास। आगे हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। आगे फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दिया हुआ है विकासीय संबंध खोजने का एक अन्य तरीका उस मौलिक परिकल्पना पर निर्भर करता है जिससे हमने प्रारंभ किया था। यह विचार था कि जनन के दौरान डीएनए में होने वाले परिवर्तन विकास की आधारभूत घटना है। यदि यह सत्य है तो विभिन्न स्पेसीज के डीएनए की संरचना की तुलना से हम सीधे इसका निर्धारण कर सकते हैं कि इन स्पेसीज के उद्भव के दौरान डीएनए में क्या क्या और कितने परिवर्तन आए। विकासीय संबंध स्थापित करने में इस विधि का व्यापक स्तर पर प्रयोग हो रहा है। आगे है फ्रेंड्स देखिए यह भी जानिए आणविक जातिवृत्त। इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स हम इस बात की चर्चा करते हैं कि कोशिका विभाजन के समय डीएनए में होने वाले परिवर्तन से उस प्रोटीन में भी परिवर्तन आएगा जो नए डीएनए से बनेगी। दूसरी बात यह हुई कि यह परिवर्तन उपरोक्त पीढ़ियों में संचित होते जाएंगे। क्या हम समय के साथ पीछे जाकर यह जान सकते हैं कि यह परिवर्तन किस समय हुए? आणविक जातिवृत्त वास्तव में यही करता है। इस अध्ययन में यह विचार सन्निहित है कि दूरस्थ संबंधी जीवों के डीएनए में ये विभिन्नताएं अधिक संख्या में संचित होगी। इस प्रकार के अध्ययन विकासीय संबंधों को खोजते हैं तथा यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि विभिन्न जीवों के बीच आणविक जातिवृत्त द्वारा स्थापित संबंध वर्गीकरण से सुमेलित होते हैं, जिसके विषय में हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स प्रश्न। इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें पहला है उन अभिलक्षणों का एक उदाहरण दीजिए जिनका उपयोग हम 2 स्पेसीज के विकास संबंध निर्धारण के लिए करते हैं। दूसरा है क्या एक तितली और चमगादड़ के पंख को समजात अंग कहा जा सकता है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तीसरा है जीवाश्म क्या है, वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका हम लोग अभी उत्तर देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स हम लोग का यहाँ पे पहला क्वेश्चन है उन अभिलक्षणों का एक उदाहरण दीजिए जिनका उपयोग हम 2 स्पीशीज के विकासीय संबंध निर्धारण के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा समजात अभिलक्षण से भिन्न दिखाई देने वाले विभिन्न स्पीशीज के बीच विकासीय संबंध की पहचान करने में सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए मेढक, छिपकली, पक्षी तथा मनुष्य के अग्र पादों की आधारभूत संरचना एक समान है, यद्यपि विभिन्न कशेरुकी में विभिन्न कार्य करने के लिए रूपांतरित हैं। ये समजात अंग समान पूर्वजों की ओर इशारा करते हैं। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मेढक, छिपकली, पक्षी और मानव का समजात अंग दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या एक तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग कहा जा सकता है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए उसका उत्तर हो जाएगा तितली और चमगादड़ के पंख समजात अंग नहीं होते हैं, वे समरूप अंग है, मतलब कि देखने में एक जैसे हैं जो उड़ने का कार्य करते हैं। इसका कारण है
तितली के पंखों की संरचना चमगादड़ के पंख से बिल्कुल भिन्न होती है। चमगादड़ के पंख में अग्रपाद की अंगुली की हड्डियां होती है, जबकि तितली के पंख में हड्डियां नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, ये समझात अंग नहीं हुए। अगर समझात होते तो तितली के भी पंख में हड्डियां पाई जानी चाहिए थी, जो कि नहीं होती है। तो इसलिए समझात अंग नहीं है, यह इसका कारण हुआ। प्रश्न तीसरा है फ्रेंड्स, दिया हुआ जीवाश्म क्या है? वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा लाखों अथवा हजारों साल पहले पाए जाने वाले जीवों के परिरक्षित कठोर अवशेष, चट्टानों पर पैरों के निशान, मिट्टी में बने मृत जीवों के साक्ष्य आदि को जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म हमें जैव विकास के बारे में निम्नलिखित बातें दर्शाते हैं। पहला, ऐसी कौन सी स्पेसीज है जो कभी जीवित थी परंतु अब लुप्त हो गई है? दूसरा, ऐसे जीवों के अवशेष जीवाश्म के रूप में मिले हैं जो कि एक वर्ग के जीवों का उनसे विकसित उच्च वर्ग के जीव की कड़ी के जीवों का स्वरूप बताते हैं। उदाहरण के लिए आर्की ऑक्टेरिक्स जीवाश्म में कुछ लक्षण सरीसृप के हैं तो अन्य लक्षण पक्षियों के हैं। यह इंगित करता है कि पक्षी सरीसृप से विकसित हुए हैं। तीसरा है फॉसिल पृथ्वी के अंदर विभिन्न स्तर पर खुदाई। फॉसिल यहाँ पे फ्रेंड्स एक अंग्रेजी वर्ड है जिसका हिंदी होता है जीवाश्म। विभिन्न स्तर पर खुदाई करके निकाले जाते हैं। इससे पता चलता है कि पृथ्वी की सतह के निकट पाए जाने वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए गए जीवाश्मों की अपेक्षा अधिक नए हैं। इसको फ्रेंड्स हम लोग बुक में अच्छी तरह से कैसे नए और कैसे पुराना होता है इसको हम लोग देख चुके हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसमें दिया हुआ है विकास को प्रगति के समान नहीं मानना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें दिया हुआ है स्पीशीज के वंश वृक्ष की कड़ियों ढूंढने के इस प्रयास में हम कुछ बातें का ध्यान रखना होता है। पहले, इस प्रक्रम के प्रत्येक स्तर पर अनेक शाखाएं संभव है, अतः ऐसा नहीं है कि नई स्पीशीज के उद्भव के लिए पहली स्पीशीज विलुप्त हो जाए। एक नई स्पीशीज की उत्पत्ति हुई है। भृंग के उदाहरण में देखा था। नई स्पीशीज की उत्पत्ति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि पहली विलुप्त हो जाए। यह सब पर्यावरण पर निर्भर करता है। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि विकसित हुई नई स्पीशीज अपनी पूर्वज स्पीशीज से उत्तम ही हो। केवल प्राकृतिक वर्ण एवं आनुवांशिक विचलन से संयुक्त प्रभाव से ऐसी समष्टि बनी जिसके सदस्य पहली स्पीशीज के साथ जनन में असमर्थ हैं। उदाहरण के लिए, यह सत्य नहीं है कि मानव का विकास चिंपैंजी से हुआ, वरन पहले मानव एवं चिंपैंजी दोनों के ही पूर्वज समान थे। वे न चिंपैंजी की तरह थे और न मानव की तरह। यह भी आवश्यक नहीं है कि पूर्वजों से विलग होने के प्रथम चरण में ही आधुनिक चिंपैंजी या मानव की उत्पत्ति हो गई हो, परंतु इस बात की संभावना अधिक है कि दोनों स्पीशीज का विकास अलग अलग ढंग से विभिन्न शाखाओं में अपने तरीके से हुआ होगा, जिसमें आधुनिक स्पीशीज का वर्तमान स्वरूप बना। वास्तव में जैव विकास के सिद्धांत का अर्थ कोई वास्तविक प्रगति नहीं है। विभिन्नताओं की उत्पत्ति एवं प्राकृतिक चयन द्वारा उसे स्वरूप देना मात्र ही विकास। जैव विकास में प्रगति की कोई प्रवृत्ति दिखाई पड़ी है तो वह समय के साथ शारीरिक अभिकल्प की जटिलता में वृद्धि, लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि पूर्व यानी कि प्राचीन अभिकल्प अदक्ष हैं। अनेक अति प्राचीन एवं सरल अभिकल्प आज भी अस्तित्व में हैं। वास्तव में सरलतम अभिकल्प वाला एक समूह जीवाणु विषम पर्यावरण जैसे कि उष्ण झरने, गहरे समुद्र के गर्म स्रोत तथा अंटार्कटिका की बर्फ में
पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में मानव जैसे जैव विकास के शिखर पर नहीं है, वरन जैव विकास श्रृंखला में उत्पन्न एक और स्पीसीज है। आगे पॉइंट है फ्रेंड्स, मानव विकास। इसके अंतर्गत है मानव विकास के अध्ययन के लिए भी उन्हीं संसाधनों का उपयोग करते हैं जिनका जैव विकास के लिए किया था, यथा उत्खनन, समय निर्धारण तथा जीवाश्म अध्ययन के साथ डीएनए अनुक्रमण का निर्धारण मानव विकास के अध्ययन के मुख्य साधन है। इस धरती या ग्रह पर मानव के रंग, रूप एवं आकृति में अत्यधिक विविधताएं दृष्टिगोचर होती है। विविधताएं इतनी अधिक एवं प्रखर है कि लंबे समय तक लोग मनुष्य की प्रजातियों की ही बात करते थे। आमतौर पर त्वचा का रंग इस प्रकार की प्रजाति के निर्धारण के लिए प्रयुक्त किया जाता था। कुछ को पीला, कुछ को काला, सफ़ेद या भूरा कहा जाता था। लंबे समय तक यह बहस चलती रही कि क्या इन आभासी समूहों का विकास अलग अलग हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में प्रमाण अति स्पष्ट हो गए हैं। हम कह सकते हैं कि इन आभासी प्रजातियों का कोई जैविक आधार नहीं है। सभी मानव एक ही स्पीशीज के सदस्य हैं। केवल यही नहीं कि हम पिछले कितने हजारों वर्ष से कहाँ रह रहे हैं, बल्कि हम सभी का उद्भव अफ्रीका से हुआ। आधुनिक मानव स्पीशीज होमो सैपियंस के सर्वप्रथम प्राचीनतम सदस्यों को वहीं पर खोजा जा सकता है। हमारे आनुवंशिक छाप को कालगर्त में अफ्रीकी मूल में ही खोजा जा सकता है। कुछ हजार वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने अफ्रीका छोड़ दिया, जबकि कुछ वहीं रह गए, जबकि वहाँ के मूल निवासी पूरे अफ्रीका में फैल गए। उत्तर प्रवासी धीरे धीरे समूचे ग्रह यानी कि संसार में फैल गए। अफ्रीका से पश्चिमी एशिया तथा वहाँ से मध्य एशिया, यूरेशिया, दक्षिणी एशिया तथा पूर्व एशिया, वहाँ से उन्होंने इंडोनेशिया के द्वीपों तथा फिलीपींस में ऑस्ट्रेलिया तक का सफ़र किया। वे बेरिंग लैंड ब्रिज को पार करके अमेरिका पहुँचे। क्योंकि वे मात्र यात्रा के उद्देश्य से सफ़र नहीं कर रहे थे, अतः उन्होंने एक ही मार्ग का चुनाव नहीं किया। वे विभिन्न समूहों में कभी आगे तथा कभी पीछे गए। समूह कई बार परस्पर विलग हो गए, कभी कभी अलग होकर विभिन्न दिशाओं में आगे बढ़ गए, जबकि कुछ वापस आकर परस्पर मिल गए। जाने आने के यह सिलसिला चलता रहे। इस ग्रह की अन्य स्पीशीज की तरह ही उनकी उत्पत्ति जैव विकास की एक घटना मात्र थी तथा वे अपना जीवन सर्वोत्तम तरीके से जीने का प्रयास कर रहे थे। इसके आगे है फ्रेंड्स प्रश्न, इसमें 2 प्रश्न है। क्या कारण है कि आकृति, आकार, रंग, रूप में इतने भिन्न दिखाई पड़ने वाले मानव एक ही स्पीशीज के सदस्य हैं? तथा दूसरा है, विकास के आधार पर क्या बता सकते हैं कि जीवाणु, मकड़ी, मछली तथा चिंपैंजी में किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो फ्रेंड्स हम लोग इसका उत्तर देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग का पहला क्वेश्चन है, क्या कारण है कि आकृति, आकार, रंग, रूप में इतने भिन्न दिखाई पड़ने वाले मानव एक ही स्पीशीज के सदस्य हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आकृति, आकार, रंग, रूप में विभिन्न दिखाई पड़ने वाले मानव एक ही स्पीशीज यानी कि होमो सैपियंस के सदस्य हैं। यह बात उत्खनन, समय निर्धारण, जीवाश्म अध्ययन तथा डीएनए अनुक्रम के निर्धारण द्वारा सिद्ध होती है। हम सभी का उद्भव अफ्रीका से हुआ है, जहाँ से हमारे पूर्वज सारे संसार में फैले और उन्होंने धीरे धीरे आकृति, रंग, आकार, रंग, रूप से विभिन्नता आती है, परंतु उनके डीएनए ऐसा कोई परिवर्तन नहीं जो कि उनको नई जाति उद्भव का स्तर दे पाता। तथा दूसरा है, कोई भी स्पीशीज के सदस्य किसी अन्य स्पीशीज के सदस्यों के साथ सफल लैंगिक प्रजनन नहीं कर पाती। गुणसूत्रों की संरचना तथा संख्या में विभिन्नता के कारण
परंतु मानव आकृति, आकार, रंग, रूप में भिन्न होते हुए भी परस्पर सफल लैंगिक प्रजनन कर सकते हैं। उनसे उत्पन्न संतति अपनी पीढ़ी बनाए रख सकती है। वे परस्पर रक्त का अनुदान कर सकते हैं। अतः आकृति, आकार, रंग, रूप में इतने भिन्न दिखाई पड़ने वाले मानव एक ही स्पीशीज के सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, विकास के आधार पर क्या आप बता सकते हैं कि जीवाणु, मकड़ी, मछली तथा चिंपैंजी में किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा जीवाणु, मकड़ी, मछली तथा चिंपैंजी में शारीरिक अभिकल्प की जटिलता सबसे अधिक है। चिंपैंजी का शारीरिक डिजाइन विकसित शारीरिक अंग संस्थान मस्तिष्का यानी कि ब्रेन का जीवाणु, मकड़ी और मछली से अधिक विकसित होना तथा हाथों में अंगूठे का अंगुलियों के विपरीत होना, जिससे कि वे चीजें पकड़ सके आदि लक्षण उनमें बाकी सभी से उत्तम बना देते हैं। हालांकि विकास की दृष्टि से अति उत्तम नहीं माना जा सकता, क्योंकि सरलतम अभिकल्प वाले जीवाणु का समूह विभिन्न पर्यावरण में आज भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जीवाणु आज भी विषम पर्यावरण जैसे कि उष्ण झरने, गहरे समुद्र के गर्म स्रोत तथा अंटार्कटिका की बर्फ में भी पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में यह नहीं कहा जा सकता कि चिंपैंजी का शारीरिक अभिकल्प अन्य से उत्तम है, वरन वह जैव विकास श्रृंखला में उत्पन्न और एक स्पीशीज है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने प्रश्न का उत्तर जान लिया। इसके बाद है दिया हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रेंड्स हमने प्रश्न का उत्तर जान लिया। इसके बाद दिया हुआ है आपने क्या सीखा। हम लोग देख लेते हैं इसको भी। यहाँ पे देखिए, जनन के समय उत्पन्न विभिन्नताएं आनुवांशिक विभिन्नताएं वंशानुगत हो सकती है। दूसरा है, इन विभिन्नताओं के कारण जीव की उत्तरजीविता में वृद्धि हो सकती है। तीसरा, लैंगिक जनन वाले जीवों में एक अभिलक्षण ट्रैट के जीन के 2 प्रतिरूप यानी कि कॉपीज होते हैं। इन प्रतिरूपों के एक समान न होने की स्थिति में जो अभिलक्षण व्यक्त होता है उसे प्रभावी लक्षण तथा अन्य को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। विभिन्न लक्षण किसी जीव में स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। संतति में नए संयोग उत्पन्न होते हैं। विभिन्न स्पीशीज में लिंग निर्धारण के कारण भिन्न होते हैं। मानव में संतान का लिंग इस बात पर निर्भर करता है कि पिता से मिलने वाले गुणसूत्र अगर एक्स मिलेगा तो लड़की के लिए संतान का निर्माण होगा, अथवा वाई लड़के के लिए जो है किस प्रकार के हैं। स्पीशीज में विभिन्नताएं उसे उत्तरजीविता के योग बना सकती है अथवा केवल आनुवांशिक विचलन में योगदान देती है। कायिक ऊतकों में पर्यावरणीय कारकों द्वारा उत्पन्न परिवर्तन वंशानुगत होते हैं। विभिन्नताओं के भौगोलिक पार्थक्य के कारण स्पीशीकरण हो सकता है। विकासकीय संबंधों को जीवों के वर्गीकरण में ढूंढा जा सकता है। काल में पीछे जाकर समान पूर्वजों की खोज से हमें अंदाजा होता है कि समय के किस बिंदु पर अजैव पदार्थों ने जीवन की उत्पत्ति की। जैव विकास को समझने के लिए केवल वर्तमान स्पीशीज का अध्ययन पर्याप्त नहीं है, वरन जीवाश्म अध्ययन भी आवश्यक है। अस्तित्व लाभ हेतु मध्यवर्ती चरणों द्वारा जटिल अंगों का विकास हुआ। जैव विकास के समय अंग अथवा आकृति नए प्रकारों के लिए अनुकूलित होते हैं। उदाहरण के लिए पर जो प्रारंभ में उष्णता प्रदान करने के लिए विकसित हुए थे, कालांतर में उड़ने के लिए अनुकूल हो गए। विकास को निम्न अभिरूप से उच्चतर अभिरूप
रूप की प्रगति नहीं कहा जा सकता, वरन यह प्रतीत होता है कि विकास ने अधिक जटिल शारीरिक अभिकल्प उत्पन्न किए हैं, जबकि सरलतम शारीरिक अभिकल्प भली भांति अपना अस्तित्व बनाए हुए है। मानव के विकास के अध्ययन से हमें यह पता चलता है कि हम सभी एक ही स्पीशीज के सदस्य हैं, जिनका उदय अफ्रीका में हुआ और चरणों में विश्व के विभिन्न भागों में फैला। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये था कि आपने क्या सीखा। तो हम लोग इतना पॉइंट सीख चुके हैं। इसके आगे है फ्रेंड्स अभ्यास, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद है करते हैं वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। आगे की वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।